Good morning everyone. Now again I am here and I hope you all are very well in your homes. So now again we start our online हिंदी क्लास. तो आज फिर से हम अपनी इस क्लास में बेटा अपना रिवीजन सेकंड ले रहे हैं. याद है हम लोग ने पिछली बार अपना रिवीजन फर्स्ट स्टार्ट किया था और उसमें हमने आपको अपना जो व्याकरण बुक का कार्य है वह बताया था और हम पुनः दोहरा रहे हैं बेटा कि हम अपने रिवीजन वाले कार्य में वही कार्य ले रहे हैं बेटा जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं लेकिन हम उनका अभ्यास कर रहे हैं. हम आपको वो सारे पार्ट पुनः एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों के कुछ लेक्चर्स मिस हो गए हों या आपको पहले नहीं समझ में आए हों, लेकिन अब चूँकि हम संक्षिप्त रूप में उसका अभ्यास कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इन वीडियोस को या अपने इन लेक्चर्स को अटेंड करें. ठीक है, क्योंकि कई बार होता है ना बच्चों की आदत होती है आगे आगे पार्ट पढ़ते जाते हैं और पीछे पीछे साफ होता जाता है. तो जब हम लोग को ऐसी ज़रूरत हो कि अब हमें सारा कुछ एक साथ करना है तो हम क्या करते हैं, उसका रिवीजन करते हैं और फिर उसके जो मुख्य बिंदु होते हैं उनको लेकर हम अपना अभ्यास करते हैं. तो हमने अपने पहले वाले अभ्यास में जो है पार्ट 1 से 4 तक का अभ्यास किया था और आज हम लोग पार्ट 5 से लेकर 8 तक का अभ्यास करेंगे. चूँकि आपकी पुस्तक से संबंधित जो भी लेखन कार्य हैं वो पूर्ण हो चुके हैं और उसमें कोई आप लोग को शायद डाउट नहीं है, लेकिन हाँ पार्ट को पुनः समझना आवश्यक है ताकि हमने अभी तक जो भी लर्न किया है वो अच्छे से पक्का हो जाए. तो हमने इसके पहले भाषा व्याकरण, शब्द, वाक्य, वर्ण, संज्ञा के बारे में पढ़ा था. आज हम अपना पार्ट 5 ले रहे हैं लिंग, वचन और कारक बेटा. ठीक है, ये पार्ट 5 जो है आपका इसमें 3 हिस्सों में बटा हुआ है बेटा. आपने अगर देखा हो तो इसका एक पहला जो हिस्सा है वो है लिंग. लिंग किसे कहते हैं, बहुत सरल रूप में हम आपको बता देते हैं बेटा. जिस शब्द से हमें शब्द की जाति का पता चलता है, कैसे कि वह पुरुष जाति का है या वह स्त्री जाति का है. हमने आपको पहले भी समझाया था कि जिस प्रकार हमारे आसपास हर तरह के लोग नहीं होते हैं, सबकी कैटेगरी अलग होती है, उसी तरह जब हम उनको बोलने के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं उनकी भी तो अलग अलग प्रकार, अलग अलग वर्ग होगा. तो जिस शब्द के द्वारा हमें अपने प्रयोग किए जाने वाले शब्दों की जाति पता चलती है वे शब्द कहलाते हैं आपके लिंग बेटा, है ना. फिर हमने बहुत सरल रूप में पढ़ा था लिंग 2 प्रकार के होते हैं. एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग, है ना. स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, जिस शब्द से हमें ये पता चले कि वह शब्द स्त्री जाति का है. जैसे शेरनी होता है, माता होता है या चाची होता है, चूहिया, बकरी या आपका होता है धोबिन, मालिन, है ना. तो इन शब्दों को जब हम बोलते हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि वह शब्द कैसा है, स्त्री जाति का है, तो वह स्त्रीलिंग कहलाता है. लेकिन अगर शब्द को पढ़ने पर या प्रयोग करने पर हमें ये पता चले कि वह पुरुष जाति का है, जैसे पिताजी, दादाजी या शेर, घोड़ा, चूहा, तो हमें ये पता चलता है कि वह पुरुष जाति के हैं और ऐसे शब्द हो जाते हैं हमारे पुल्लिंग. फिर हमने एक चीज़ और जानी थी कि कुछ शब्द हमारी भाषा में ऐसे हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं, वो कभी स्त्रीलिंग हो ही नहीं सकते. जैसे कोई बताएगा हमें, पहाड़ों के नाम जो होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, ग्रहों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, है ना, मगर तिथियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं. तो लिंग के नियमों में भी कुछ नियम हैं. कुछ शब्द ऐसे होते बेटा जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में एक समान यूज होते हैं. जैसे डॉक्टर, इंजीनियर. अब कोई खिलाड़ी, तो लड़का भी खिलाड़ी हो सकता है और लड़की भी खिलाड़ी हो सकती है. तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उस शब्दों को किसी एक लिंग में विभाजित नहीं करते हैं, वो दोनों लिंग में समान रूप से प्रयोग होता है. फिर जैसे आपका होता है लिपि,
वो हमेशा स्त्रीलिंग होती है, लेकिन जैसे वृक्षों के नाम हमेशा कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। फिर स्त्रीलिंग से पुल्लिंग या पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम भी होते हैं, वो हम लोगों ने अपनी पुस्तक में पढ़े हुए हैं। जैसे लड़का का लड़की हो जाता है, फिर बेटा का बेटी हो जाता है, छात्र से छात्रा हो जाता है। यानी आप पुल्लिंग शब्द में आ लगाकर या ई लगाकर या इन लगाकर उसको स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था वचन। वचन किसे कहते हैं? वचन भी बहुत सरल है। जिन शब्दों से हमें संज्ञा सर्वनाम की संख्या पता चलती, संख्या मतलब नंबर पता चलता है कि वहाँ पर एक है या एक से ज़्यादा है, तो वचन भी दो प्रकार के हो जाते हैं। एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। जब वस्तु या नाम या शब्द एक होता है, वहाँ पर उसकी संख्या यदि एक होती तो वो एक वचन हो जाता है, लेकिन अगर एक से अधिक होते हैं तो वो बहुवचन हो जाते हैं। जैसे सिंपली कोई बताएंगे, लड़का, एक लड़का है, लड़के मतलब एक से अधिक या बहुत सारे, तो वो बहुवचन हो गया, है ना। चूहा, एक चूहा है, चूहे, चूहे की पूरी फैमिली है ना। बकरी, एक बकरी, बकरियां मतलब बकरी पूरी की पूरी अपने ग्रुप में आई हुई है। तो जिस शब्द से हमें उसकी एक संख्या का पता चले वो शब्द एक वचन वाला शब्द होता है, और जिस शब्द से हमें उस शब्द में बहुत सारे होने का पता चले वो शब्द होता है बहुवचन का। ठीक है, चलिए फिर हम लोग ने पढ़ा था कारक। कारक बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत सारे डाउट थे, क्योंकि कारक बहुत समझने के बाद में भी बार बार हमारे दिमाग से क्या हो रहा था, स्लिप हो जा रहा है। मैम ये तो समझ में आया, ये बट कारक क्या है? कारक बिल्कुल नमक की तरह होता है बेटा। जैसे खाना पूरा रेडी है, बहुत अच्छा दिख रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही, लेकिन अगर उसमें नमक नहीं है तो आपका खाना व्यर्थ हो जाता है, उसका टेस्ट नहीं आता है। अगर थोड़ा कम भी होता है ना नमक खाने में, तो उसका प्रॉपर जो टेस्ट है या जो सही स्वाद है वो नहीं आता है। उसी तरह होता है कारक। कारक भी बेटा कुछ ऐसे छोटे छोटे चिन्ह हैं। क्या है? कुछ ऐसे चिन्ह हैं बेटा जो कि वाक्य को सार्थक बनाते हैं या वाक्य को सही अर्थ प्रदान करते हैं। अगर वो वाक्य में ना हो, सेंटेंस में ना हो, तो वाक्य अपना अर्थ खो देता है, बेमतलब हो जाता है। कैसे? देखिए बेटा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, ऐसा क्यों बोला संज्ञा या सर्वनाम के? क्योंकि वाक्य जो होता है वो हमेशा संज्ञा या सर्वनाम से शुरू होता है। पुनः एक वाक्य लिख रही हूँ, इसमें आपको आपके 8 कारक मिल जाएंगे। राम ने रावण को बाण से मारा। अच्छे से इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इसमें आपके अधिकतर या अधिकांश जो कारक है वो सम्मिलित है। इसके बेटा 8 प्रकार होते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा सर्वनाम या दूसरे शब्दों या क्रिया के साथ में पता चलता है, वह कहलाता है आपका कारक। ये ने, को, से, में, के लिए, पर, ये जो छोटे छोटे आप चिन्ह लगाते हैं, इसको हम शब्द भी नहीं कह सकते क्योंकि ये तो सिंगल वर्ण के हैं, सिंगल मात्रा है। तो ये होते हैं चिन्ह। जिन चिन्हों के द्वारा वाक्य के संज्ञा सर्वनाम का संबंध उसके अन्य शब्दों के साथ में हमको पता चले। जैसे राम ने, राम का संबंध रावण से या बाण से या मारने से
हमको तब पता चला जब उसके साथ में ने लगा। मारा है और वो भी किसने, राम ने। अगर ने नहीं लगाऊंगी तो पता ही नहीं चलेगा कि राम ने मारा है, कि रावण ने मारा है, कि बाण ने मारा है। किसने किसको किससे मारा नहीं पता चलेगा। अगर मैं इसमें से ने को से हटा दूंगी तो हो सकता है क्रिया आगे आ जाए और कर्ता पीछे चला जाए। तो जब ऐसे चिन्ह कर्ता के साथ में या संज्ञा सर्वनाम के साथ लगते हैं और बाकी के जितने भी शब्द वाक्य में बचे उनके साथ बताते बेटा, उन चिन्हों को हम कहते हैं कारक। ठीक है। अब कारक वाक्य में किसके साथ लग रहे हैं उस पे उसका नाम डिपेंड करता है। जैसे पहला होता है कर्ता कारक, कर्ता कारक। ठीक है। अगर कारक कर्ता के साथ में लग रहा है तो वो कर्ता कारक हो गया। इसका चिन्ह क्या है, ने। इसको हम क्या बोलते हैं, राम ने। राम के साथ लग गया, है ना। अगर मान लीजिए ये कर्म के साथ में लगता है, कर्म, उसका चिन्ह होता है को। अगर वो राम के साथ लगा, राम को, तो वो कर्ता के जगह पर क्या परिवर्तित हो जाएगा, कर्म बन जाएगा बेटा। अगर मान लीजिए करण कारक, तीसरा क्या है, करण कारक, इसका चिन्ह होता है से। अगर ये चिन्ह, कौन सा चिन्ह, संज्ञा सर्वनाम या किसी भी शब्द के साथ लग रहा है, लेकिन कैसे रूप में लग रहा है, मीडियम के रूप में, साधन के रूप में, तो वो कहलाता है करण। जैसे राम से या कलम से। राम से खाना नहीं खाया जा रहा, यानी राम के द्वारा खाना नहीं खाया जा रहा है। कलम से, राम कलम से लिखता है, मतलब कलम को यूज कर रहा है, कलम वो उसका साधन बन गई है। लेकिन जैसे है आपका संप्रदान, संप्रदान कारक, इसका चिन्ह कोई बता सकते हैं हमें। संप्रदान का चिन्ह होता है बेटा के लिए, हमेशा याद रखिए। जब आपका संज्ञा सर्वनाम किसी के लिए होता है ना, तो वो हो जाता है संप्रदान। कैसे, राम के लिए माँ, राम के लिए पुस्तक लाई, माँ मेरे लिए नई फ्रॉक लाई। तो लिए आ गया मतलब संप्रदान। संप्रदान का मतलब होता है इसके लिए, उसके लिए, या इसको उसको। फिर आपका था अपादान, अपादान बिल्कुल दान कर देना, अलग हो जाना, तो उसका चिन्ह भी वैसा ही है, से, इससे, उससे, राम से, या पर्वत से, या पेड़ से। जब बेटा कोई चिन्ह संज्ञा सर्वनाम के साथ लगता तो है, लेकिन किस रूप में लगता है, उसको वाक्य के दूसरे शब्दों से अलग करने के लिए या दिखाने के लिए, तो होता है अपादान से। याद रखिए, अगर आपको इनको लर्न करना है चिन्हों को, तो आप क्या करेंगे, जो जो कारक है ना उसको उसके चिन्ह के साथ बोलकर याद कीजिए। कर्ता ने, कर्म को, कारण से, संप्रदान के लिए, अपादान से। वाक्य में जैसे ही हमको ये चिन्ह जिसके साथ दिखे, हम समझ जाएंगे कि वहां अपादान है या संप्रदान है या कर्ता है ना। फिर एक होता है जैसे आपका संबंध बेटा। संबंध मतलब रिश्ता, रिलेशन। जब कोई चिन्ह बेटा दो संज्ञा सर्वनाम के बीच में आए और उनके बीच में रिलेशन बता दे, उन दोनों का आपस में संबंध बता दे, तो उसे कहते हैं संबंध। संबंध दिखाने के लिए कई बार का अगर लगता है कि या के शब्द प्रयोग होता है बेटा। राम का भाई, लक्ष्मण की बहन, या खुशी की पुस्तक।
तो आप जब का के की लगा देते हैं मतलब उस संज्ञा सर्वनाम क्या किसी चीज का किसी व्यक्ति का संबंध उसके साथ में आप जोड़ देते हैं। संबंध आपस में उन दोनों का क्या संबंध है। जैसे राजीव का भाई आया, मतलब जो भी आया है वो राजीव का भाई है, मेरा इसका उसका नहीं, राजीव का भाई है। या फिर आप जैसे कहते हैं ना कि यह उसकी पुस्तक है, ये राधा की कॉपी है, ये कॉपी है और ये किसकी है, राधा की। राम दशरथ के पुत्र थे, मतलब राम पुत्र हैं और वो भी किसके हैं, दशरथ के। तो जब भी दो संज्ञा सर्वनाम के बीच में जो चिन्ह आ जाता है और वो उन दोनों के बीच में संबंध बता देता है, वो होता है संबंध का के की। याद रखने का आसान तरीका। और फिर आपका है अधिकरण। अधिकरण का मतलब होता है किसी पर, अधिकरण। इसका चिन्ह होता है बेटा में या पर। इसको कैसे समझेंगे, देखिए शब्द के जिस रूप से हमें क्रिया के आधार पता चले। एक छोटा सा डिफरेंस, कारक हमेशा जो होते हैं हमने पढ़ा था वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के साथ लगते हैं, लेकिन अधिकरण जो होता है वो बेटा क्रिया का आधार दिखाता है ना, कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति है संज्ञा सर्वनाम है, अगर वो क्रिया कर रहा है तो उसकी क्रिया का आधार क्या है, उसके साथ में जब ये चिन्ह लगता है तो वो कहलाता है आपका अधिकरण। जैसे वह कमरे में है, उसके होने की क्रिया है और कहाँ पर है, कमरे में। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया के बैठने की क्रिया है और कहाँ पर है, पेड़ पर। तो चिड़िया और बैठने की क्रिया, पेड़ भी है, लेकिन उन सब का संबंध किसके द्वारा प्रकट हुआ, पर से। चिड़िया पेड़ बैठी है, अब पेड़ के नीचे है, पेड़ के साइड में है, दाएं में है, बाएं में है, कि ऊपर से गुजर रही है। जब तक उसमें हमने पर नहीं लगाया, हमें उस वाक्य का अर्थ पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा था, है ना। तो जब वाक्य में कोई चिन्ह क्रिया का आधार बताने के लिए लगाया जाता है, उसे कहते हैं हम लोग अधिकरण। ठीक है। अंतिम है आपका संबोधन बेटा। संबोधन, जब संज्ञा सर्वनाम को संबोधित करने के लिए हम उसका नाम न लेकर कोई और शब्द प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं हम संबोधन। जैसे कोई बताएंगे, कई बार आप लोग व्यक्ति का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन वाक्य में उसी के लिए प्रयोग कर रहे हैं और हमें पता भी चल जाता है। जैसे आपने एक शब्द बोलते, हे भगवान। हे भगवान मतलब आपने किसी पर्टिकुलर भगवान का नाम नहीं लिया, जिस भी भगवान को आप मानते हैं आप वो शब्द प्रयोग कर लेते हैं। हे भगवान मैं क्या करूं, हे भगवान बड़ी गर्मी है, कोई नहीं है, लेकिन आपने उस भगवान के लिए उनका नाम न लेकर जो शब्द प्रयोग किया, जो चिन्ह आपने प्रयोग किया, वो होता है आपका संबोधन कारक। अरे तुम गिर गए, नाम नहीं लिया। अरे आपने सिर्फ इतना बोला, ओ इधर आओ। कई बार आप ये वाक्य प्रयोग करते हैं, आपने ओ बोला, उस व्यक्ति का नाम नहीं बोला, मगर सामने वाला व्यक्ति आया तो है, उसने सुना तो है, वाक्य तो बना है। तो वहां पर आपने क्या किया, संज्ञा सर्वनाम को संबोधित करने के लिए जो छोटा सा चिन्ह प्रयोग किया, संबोधन के लिए किया, इसलिए वो कारक होता है आपका संबोधन कारक। ओके, चलिए इसके बाद में हमने चैप्टर पढ़ा था सर्वनाम बेटा। सर्वनाम की बहुत सरल परिभाषा याद रखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द। सबसे सरल, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द जो बिल्कुल संज्ञा के ही जैसे होते हैं, वह, मैं, तुम, यह, इसका, उसका, यहाँ, वहाँ, वो सारे शब्द जो आप किसी व्यक्ति के स्थान पर, किसी वस्तु के स्थान पर, किसी प्राणी के स्थान पर, किसी भाव के स्थान पर
प्रयोग करते हैं वे सारे शब्द जो हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। हमने संज्ञा की डेफिनेशन याद की थी कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर आप उन सभी जगहों पर जहाँ जहाँ आप नाम का प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पर यदि कोई दूसरा शब्द आप प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है? सर्वनाम। सर्वनाम जो होते हैं वह 6 प्रकार के होते हैं, है ना? पुरुषवाचक, फिर था आपका निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, फिर है आपका बेटा प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। चलिए बेटा, अब सर्वनाम के 6 प्रकार हम समझ लेते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकारों की आवश्यकता क्या है? बहुत सीधी सी बात है। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा हमें बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए जब हम शब्द प्रयोग करते हैं वो होता है पुरुषवाचक। जैसे कोई बता सकते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं? मैं, तुम, या फिर होता है आप, उसका। जब भी हम अपने नाम के जगह पे सामने जो सुन रहा है उसके नाम के स्थान पर, या जब हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं उसके नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग करते हैं वे वाले शब्द कहलाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना? ये कई सारे हो सकते हैं, आप अपने लिए भी प्रयोग करते हैं, है ना? मैं, मुझे, हम, हमें। सामने आपका दोस्त खड़ा है, आप उसका नाम नहीं लेते, तू, तुम, आप, आपका, ऐसे शब्द आप बोल देते हैं, उसका नाम वहाँ से हटा देते हैं। जब आप 2 लोग खड़े हैं और किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम नहीं लेते, वह, वे, उसका, उसकी, उनको, ये शब्द प्रयोग करते हैं, तो ये भी तो संज्ञा के स्थान पर आ रहे हैं, लेकिन कैसे हैं? पुरुष के रूप में, इसलिए इसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर आपका दूसरा वाला जो है वो होता है बेटा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक जब हम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं वो होता है निश्चयवाचक। जैसे यह मेरा घर है, वह उसका घर है, या वह पुस्तक है, मतलब सामने जो रखी हुई है वह पुस्तक है। या फिर जैसे आप बोलते हैं ना यहीं, वहीं, इसी, तो ऐसे शब्द जब आप किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बिल्कुल ये दिखाने के लिए कि हाँ निश्चित रूप से ये वही चीज़ है प्रयोग करते हैं, वो होते हैं आपके निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है आपका अनिश्चयवाचक। जब आप किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के स्थान पर के बदले में सर्वनाम तो प्रयोग कर रहे हैं लेकिन कैसा है? अनिश्चित होता है। जैसे कुछ, अब नीचे छिपकली है वो नहीं पता, आपने बोल दिया हाँ कुछ है, बाद में ध्यान से देखने में पता चला छिपकली है। छिपकली संज्ञा है, उसकी जगह पे आपने बोला कुछ, है ना? या आपने बोला कोई, मम्मी कोई आया है, आप जब तक दरवाजा नहीं खोला वो बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति का नाम आपको नहीं पता है लेकिन उसकी जगह आपने शब्द इस्तेमाल कर दिया कोई, तो वो क्या हो गया?
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम क्यों? संज्ञा के बदले में आया और निश्चय नहीं था तो अनिश्चय हो गया, तो दोनों मिलकर क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब आप संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयोग करते हैं लेकिन प्रश्न के रूप में, जैसे कौन, क्या, किसका, तो ये सारे शब्द जो होते हैं बेटा वो प्रश्नवाचक होते हैं। कौन आया है? राम आया है। राम के स्थान पर कौन शब्द था तो वो प्रश्नवाचक हो गया। कहाँ जाना है? खरगोन जाना है। खरगोन के स्थान पर कहाँ शब्द प्रयोग किया था तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। फिर है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य के ही दूसरे सर्वनाम से संबंध दिखा देता है, यानी दो सर्वनाम के बीच में संबंध दिखा दे, वो होता है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसी वैसी, है ना, जो सो, जो करेगा सो भरेगा, तो ऐसे शब्द होते हैं आपके संबंधवाचक सर्वनाम। फिर होता है निजवाचक। जब हम अपने लिए निजवाचक, खुद के लिए कोई शब्द प्रयोग करते हैं, राम राम का खाना खाता है, तो बार बार राम क्यों भाई? राम उसका खाना या स्वयं का खाना खा रहा है ना, तो ऐसे जो आप शब्द प्रयोग करते हैं वो होते हैं निजवाचक। मैं अपना काम खुद कर लूंगा, तो खुद शब्द मैंने अपने लिए लिया लेकिन संज्ञा के स्थान पर लिया तो सर्वनाम है, और स्वयं के लिए तो निजवाचक सर्वनाम हो गया है। ठीक है, ये था हमारा सर्वनाम। इसका अगला चैप्टर था विशेषण। बेटा एक बार इन पॉइंट्स को आप पढ़ लीजिए। विशेषण, विशेषण बहुत सरल है, क्योंकि हमने संज्ञा और सर्वनाम पढ़ लिया है तो विशेषण हमारे लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है। विशेषण की सरल परिभाषा, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला या वाले शब्द। बहुत सरल सी बात है। संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होता है। अब हर व्यक्ति या वस्तु या स्थान की कोई विशेषता तो होती है, संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमारी डेफिनेशन क्या बनती है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, मैं पुनः दोहरा रही हूँ, हर नाम या हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान जो भी आप देख रहे हैं, मन में सोचते हैं किसी बारे में, उस हर वस्तु के अंदर कोई न कोई विशेषता होती ही है बेटा, है ना। तो उसकी विशेषता बताने के लिए कोई शब्द तो होगा, और उसी शब्द को हम लोग क्या कह देते हैं? विशेषण। क्या कह देते हैं? विशेषण। विशेषण चार प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक भैया कोई व्यक्ति होता है, कोई वस्तु होता है ना, या कोई स्थान भी होगा, तो उसमें कोई ना कोई गुण, गुण मतलब या तो अच्छाई होगी या तो बुराई होगी, या तो उसका कोई रूप, कोई रंग, कोई आकार, प्रकार को लेकर यदि कोई विशेषता है, जैसे मान लीजिए उसमें कोई गुण है, अच्छाई का गुण है ना, या फिर उसमें यदि किसी आकार प्रकार का गुण है, जैसे लंबा है या मोटा है, या फिर मान लीजिए उसके कोई काल का है, जैसे पुराना है, ये भी तो उसका गुण है ना। पुराना चावल अच्छा लगता है खाने में, तो उस चावल की विशेषता क्या है? पुराना होना। या फिर उसका आकार होता है, जैसे लंबा है, गोल है। तो इस तरह के जितने भी शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की आकार प्रकार से संबंधित, अच्छाई बुराई से संबंधित विशेषता बताते हैं, वे कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण बेटा। फिर होता है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। ठीक है,
निश्चित संख्यावाचक। हम इसको संक्षिप्त में लिख रहे हैं। निश्चित संख्यावाचक, पहली बात तो संख्यावाचक ऐसे शब्द बेटा जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। 4 पेड़ होते हैं, कुछ पेड़ होते हैं, है ना। अगर मान लीजिए वो उसकी निश्चित संख्या बता रहे हैं 4, 3, तो वो हो जाता है निश्चित संख्यावाचक। लेकिन मान लीजिए अगर वह उसकी संख्या तो बता रहा है लेकिन कैसी बता रहा है, अनिश्चित बता रहा है, तो वह कहलाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कुछ, या आप लोग कहते हैं अनेक, यानी संख्या तो है पर निश्चित नहीं है। अनेक लोग आए थे, अनेक, अब मैंने गिने नहीं थे, आए थे, है ना। फिर एक होता है आपका परिमाण। परिमाण का मतलब होता है बेटा नाप तोल वाली जो चीजें होती हैं उनकी विशेषता बताने वाले शब्द। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। निश्चित परिमाण वाचक और फिर अनिश्चित परिमाण वाचक। ठीक है, पहले ही मैंने बोला है परिमाणवाचक का मतलब होता है जिन शब्दों से हमें नाप तोल, मतलब जो भी संज्ञा सर्वनाम वाला शब्द है उसके नाप तोल का ज्ञान होता है, वो होता है परिमाणवाचक विशेषण। अब वो 2 प्रकार के होते हैं। अगर आपको उसका नाप तोल निश्चित रूप से पता है तो निश्चित परिमाणवाचक, जैसे 5 किलो, 250 ग्राम, या फिर 3 लीटर, आधा लीटर, या आप लोग ऐसे जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं आपके निश्चित परिमाणवाचक। एक होता है बेटा आपका जैसे किलो में भी होता है ना, 2 किलो या फिर 5 मीटर, मीटर भी होता है ना, कपड़ा लेने जाते हैं, बट वो निश्चित है। लेकिन अगर नापतोल की चीज हो लेकिन वो अनिश्चित हो, आंटी थोड़ी सी चीनी दे दो, भैया थोड़ा सा कपड़ा दे दो, अभी थोड़ा सा क्या होता है, चाहिए नापतोल वाला आइटम है लेकिन अनिश्चित है। तो ऐसे शब्द जो होते हैं, बहुत पानी गिरा, पानी हमने नापा नहीं, तो ये शब्द जो होते हैं वो परिमाण वाले होते हैं लेकिन अनिश्चित होते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, फिर होता है जैसे ज़्यादा। ये शब्द भी मैंने ज़्यादा खा लिया, क्योंकि मैंने खाते समय गिना ही नहीं, खा लिया, ज़्यादा खा लिया। अंतिम होता है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक। संकेतवाचक विशेषण बेटा, जो सर्वनाम शब्द, ओहो विशेषण तो खुद ही संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ना बेटा, फिर वो खुद ही कैसे हो सकते हैं? हाँ, कई बार सर्वनाम विशेषण का काम करते हैं। तो अगर सर्वनाम संज्ञा के पहले आए और उसकी विशेषता बताए तो वो कहलाता है संकेतवाचक विशेषण। जैसे वह, यह, वे और ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि सर्वनाम होने के बावजूद भी क्या करते हैं बेटा, विशेषण का काम करते हैं, इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। फिर है क्रिया, अंतिम वाला हमने अभी पढ़ाया था आपको कुछ दिन पहले। क्रिया अच्छे से समझ लीजिए।
किसे कहते हैं? बहुत सरल, जिस शब्द से हमको ये पता चले कि काम हो रहा है या काम किया जा रहा है, उस शब्द को क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से काम के होने, करने का पता चले, उसे क्रिया कहते हैं। होने और करने दो स्थितियां हैं, इसलिए क्रिया के भी दो रूप होते हैं। एक होता है आपका सकर्म और दूसरा होता है अकर्मक। सकर्मक मतलब जब क्रिया की जाती है ना, और उसके साथ में कर्म होता है। कर्म के साथ, कर्म के बिना, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। ठीक है, कर्म के साथ कैसे? राम पुस्तक से पढ़ता है या पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, लेकिन अगर राम के साथ में कर्म न हो, राम पढ़ता है, यहां पर ये है कर्म, ये कर्म के साथ में है इसलिए सकर्मक। यहां पे कर्म नहीं है इसलिए ये कैसा हो गया? अकर्मक। बहुत सरल, जिस वाक्य में कर्ता के साथ कर्म हो वो सकर्मक क्रिया, जब वाक्य में कर्ता के साथ में या क्रिया के साथ में कर्म न हो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। अच्छे से याद रखिए, कर्म का अर्थ होता है काम। अगर काम नहीं है और बस क्रिया हो रही है, हवा चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई कर्म है ही नहीं चलने का। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि मीरा पत्र लिख रही है, मतलब लिखने का काम कर रही है, लेकिन कैसा? पत्र लिख रही, स्पेशली वो सिर्फ पत्र लिख रही है, तो वहाँ क्रिया के साथ में आपने एक काम जोड़ा हुआ है, तो वो क्रिया होती है आपकी सकर्मक। और जो क्रिया बेवजह फालतू में अपने मन से होती रहती है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता, वो होती है आपकी अकर्मक क्रिया बेटा। ठीक है, तो इस तरह आज हम लोगों ने लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को संक्षिप्त रूप से समझा। ठीक है, एक बार इन मुख्य बिंदुओं को फिर से आप लोग पढ़ लीजिए। घर पे भी जब आप प्रैक्टिस करेंगे बेटा, तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर अपने अभ्यास प्रश्न जो हैं आपको दिए उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके साथ हमारा ये कार्य आज यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, बाय बेटा।